करने वाले हैं और इसके अंदर ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे? अगर ग्रेविटेशन की मैं बात करूं तो हम सबके दिमाग में न्यूटन आता है, राइट? लेकिन न्यूटन से पहले भी ना एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था गैलीलियो। उसने क्या बताया कि जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है सारी की सारी क्या होती है, अर्थ के साथ अट्रैक्ट करती है। इवन वो ऑब्जेक्ट हो या हम भी कोई हो, अर्थ से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नारियल के पेड़ से नारियल गिरेगा तो कहाँ पे गिरेगा? अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर अपना फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर क्लाउड से रेनफॉल हो रहे तो रेन कहाँ पे गिरते हैं? अर्थ के ऊपर। क्यों गिरते हैं? बिकॉज अर्थ उसके ऊपर क्या करता है, अपना फोर्स अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे उसने क्या बताया गैलीलियो ने कि जो भी ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फॉल होते हैं। कहाँ पे फॉल होते हैं? अर्थ के ऊपर। और जब ये फॉल होंगे तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ अगर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जितने भी ऑब्जेक्ट गिर रहे सेम हाइट से गिरना चाहिए। कहां से गिरना चाहिए? सेम हाइट से। फॉर एग्जाम्पल ये टॉप ऑफ द फ्लोर ले लो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक क्या ले रहे हैं हम लोग, ग्रेटर ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, ये इसका मतलब था। अगर यहाँ से दोनों को हम लोग फॉल कराते हैं इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना सेम टाइम पे जो है रीच करेंगे इस सरफेस के ऊपर। स्टूडेंट, कैसे ये पॉसिबल है? अगर हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, जिसका ज्यादा वेट होगा, जिसका ज्यादा मास होगा, वो जल्दी अर्थ के ऊपर गिरेगा, ऐसे ही हम लोग समझते हैं ना। बट ये जो अर्थ होता है ना, इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, इनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास के ऊपर स्टूडेंट ये डिपेंड नहीं होता है, वो तो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना हाइट होगा, दोनों सेम हाइट से गिरेंगे तो इधर आकर के इन लोग गिर जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी अदर फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर फ्रिक्शन होता है, समटाइम्स अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से हम लोग नीचे फेंक रहे, उसके ऊपर अगर एयर फ्रिक्शन एक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, तब ये केसेस मैच नहीं होगा। ये वही पॉसिबल है जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा उसको ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो ये किसने बताया था अपने को? स्टूडेंट, गैलीलियो ने बताया था, राइट? इसके आगे चल करके बहुत सारे केसेस लोगों ने सॉल्व करके दिए, अदर साइंटिस्ट ने, जिसमें न्यूटन का नाम आता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, केपलर्स के लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर्स को समटाइम्स क्या बोलते हैं? केपलर्स प्लैनेटरी लॉ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लैनेटरी लॉ समटाइम्स ये बोला जाता है, और आपको तीनों लॉ लिखने पड़ते हैं। तो 1 बाय 1 आज हम लोग देखेंगे केपलर्स के लॉ। वेरी फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या बोलते हैं, जितने भी प्लैनेट है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। कहां पे रिवॉल्व करेगा? ऑर्बिट के अंदर, रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट, एंड सन इज वन ऑफ द फोकाई, एंड सन इज वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। स्टूडेंट, अब यहाँ पे इलिप्स आ रहा है, राइट? तो ये जो जितने भी प्लैनेट है रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट कैसा होना चाहिए? इलिप्टिकल। ऑर्बिट कैसा होगा? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। तो फर्स्ट लॉ में इसने यही बताया था कि जितने भी प्लैनेट है सारे के सारे रिवॉल्व करेंगे। कहां पे रिवॉल्व करेंगे? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और वहां पे सन क्या होगा उनका? वन ऑफ द फोकाई। फोकाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेंटर होता है। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये इलिप्टिकल शेप हो गया स्टूडेंट, और ये इलिप्टिकल का मेजर एक्सिस लेट से ए बी नाम दे रहे हैं हम इसे, और इसको नाम दे देते सी डी। ये इसका माइनर एक्सिस हो जाएगा। इलिप्ट के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर और एक क्या होता है? माइनर। लेट से इसके 2 फोकाई हो गए, ये क्या हो गया? एस, और ये एस डैश। एस क्या होगा यहाँ पे? सन। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते धीरे धीरे
कौन कौन सी चीज है, और ये ए नाम दे रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे प्लेनेट हम लोग मान लेते हैं। अभी क्या होगा, ए बी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए बी मेजर एक्सिस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेजर एक्सिस, और सी डी क्या है यहाँ पे माइनर एक्सिस है, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस स्टूडेंट। अगर हम लोग इसको नाम दे देते ओ, तो सीओ और ओडी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। एओ एंड ओ भी क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा यहाँ से। और एक चीज स्टूडेंट, ये सन है राइट, प्लेनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, समटाइम्स प्लेनेट यहाँ पे भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो घूमते रहेगा। जब प्लेनेट सन के क्लोजेस्ट में होगा, कहां पे होगा स्टूडेंट, क्लोजेस्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। ये पी मतलब क्या होता है, प्लेनेट, व्हेन प्लेनेट इज क्लोजेस्ट, व्हेन प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। ठीक है, फिजिक्स वर्ड है, जब नजदीक कोई होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। और जब ये प्लेनेट फारदेस्ट होगा, फारदेस्ट मीन्स दूर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफीहेलियन। क्या बोल देंगे स्टूडेंट, एफीहेलियन। तो ये था केप्लर्स का फर्स्ट लॉ। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या बोलने का फर्स्ट लॉ में, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, कहां पे रिवॉल्व करेंगे, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और वहां पे सन क्या होगा, उनका वन ऑफ द फोकाई होगा। और इसके अंदर जब सन के क्लोजेस्ट में प्लेनेट रिवॉल्व करेगा तो वो बन जाएगा पेरीहेलियन, और प्लेनेट सन से दूर रिवॉल्व करेगा तो क्या बन जाएगा, एफीहेलियन, एफीहेलियन। ओके स्टूडेंट, अगर फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया तो हम लोग बढ़ते सेकेंड लॉ की तरफ। सो सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया एरियल। स्टूडेंट केपलर ने क्या बोला सेकेंड लॉ को लेकर के, कि ये जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो कभी भी कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करता है। क्या बोलने का स्टूडेंट, इसने फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, प्लैनेट जो होते हैं ना, डू नॉट रिवॉल्व विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ इन लोग कभी भी रिवॉल्व नहीं करते। और इसने क्या बताया, जब कभी भी प्लेनेट क्लोजेस्ट होगा, क्लोज टू सन होगा प्लेनेट, तब उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड इज मोर। और जब ये फर्देस्ट होगा, किससे फर्देस्ट होगा, सन से, तो प्लेनेट की स्पीड क्या होगी, लेस होगी, इसके कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। समझ में आ रहा है, केपलर ने क्या बताया, यहाँ पे जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करता है। जब प्लेनेट सन के क्लोजेस्ट में होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब वो दूर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब उसने सेकेंड लॉ को बताया क्या, मान लो ये सन है, ये स्टूडेंट सन है, यहाँ पे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लेनेट है और ये क्या सन है। अगर हम लोग प्लेनेट से सन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम प्लेनेट टू सन, क्या करेगा, इट स्वीप्स, क्या करेगा, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को इसने क्या बोला, लॉ ऑफ एरिया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका इतना एरिया उसने स्वीप किया है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और यहाँ पे क्या किया, इतना एरिया को इसने स्वीप किया है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। यहाँ पे भी प्लेनेट जब आया था, तो सेकेंड एरिया क्या बोलता है, इफ वी ड्रॉ अ लाइन, क्या बोलने का, इफ वी ड्रॉ या ज्वाइन अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम प्लेनेट टू सन, प्लेनेट टू सन, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। स्टूडेंट, ये जो स्वीप कर रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सभी के लिए ये क्या एप्लीकेबल है, अगर वहां पे सेंट्रल फोर्स एक्ट होगा तो, क्या एक्ट होगा, तो
अगर सेंट्रल फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, राइट, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रल फोर्स एक्ट होगा तो हमेशा ये स्वीप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जरूरी नहीं कि ये प्लैनेट ही रिवॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, वहां ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, उसका सेंट्रल फोर्स एक्ट होगा तो वहां पे भी क्या होगा, एक इक्वल एरिया स्वीप होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या रियल में ये स्वीप कर रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसको ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये स्वीप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना रफ कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग उसको प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट, ये अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट का सन से जो पोजीशन है ना वो लेट से r बार है, राइट, और प्लैनेट यहाँ पे ना मूवमेंट कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, तो इसका मोमेंटम हो गया p, और यहीं पे इसका क्या होगा, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी v। ओके स्टूडेंट, अगर मुझे इसका पोजीशन r बार पता है और प्लैनेट यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और जब ये यहाँ पे मोशन करेगा तो इस पोजीशन को हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा वो, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। अगर ये एरिया को स्वीप कर रहा है तो कितने एरिया को स्वीप कर रहा है, डी ए एरिया को, और वो एरिया कैसे मिलेगा अपने को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोग यहाँ पे आर ले लेते हैं, डेल्टा टी वी, ये वी डेल्टा टी भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आता है। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट स्टूडेंट। अभी अपने को मान लो ये डिस्टेंस पता है, लेट्स से कि ये क्या वाला हाइट है, अभी हमें क्या मांगता है, बेस, बेस तो पता नहीं है, बट इसकी वेलोसिटी मालूम है, v से जा रहा है, और कितना टाइम ले रहा है, इंस्टेंट ऑफ टाइम t ले रहा है। s इज इक्वल टू वी टी, ये आपको याद होगा, s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और v मतलब होता है स्पीड, और t का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टाइम। अगर यहां से मुझे डिस्टेंस सेपरेट करना है तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड क्या है, अपनी वेलोसिटी, तो इसको मैं डेल्टा v भी ले सकता हूँ, ये v ले लो। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा t, इसको v ले लो। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए इस प्लैनेट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, v इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ का एरिया मुझे निकालना होगा, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स r क्रॉस डेल्टा v इंटू डेल्टा टी। क्या ले लेंगे स्टूडेंट, v इंटू डेल्टा टी, ये हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस कब कवर किया होगा, जब वेलोसिटी और इंस्टेंट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई होगा। डेल्टा टी को यहाँ लेके आ जाओ, तो अभी हमारे पास क्या मिला, हाफ इंटू आर इंटू वी। स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम आपको पता होगा, m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है। तो यहाँ से हम v को सेपरेट कर लेंगे, तो p अपॉन में क्या मिलेगा आपको, m, यहाँ लाके पुट कर दो, तो dA अपॉन में क्या मिलेगा, डेल्टा टी, ये 1/2 क्रॉस r क्रॉस p अपॉन में क्या मिल जाएगा, m को इसको ले लो, तो आपके पास क्या मिलेगा, r क्रॉस p, तो dA अपॉन डेल्टा टी आपके पास है। स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा, एंगुलर मोमेंटम जिन लोगों को नहीं पता है मार्क करके रख लो। एंगुलर मोमेंटम को L से हम लोग शो करते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, बट मैग्नीट्यूड वैल्यू हम लोग आरपी भी लेते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरपी की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम, dA अपॉन क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी। स्टूडेंट, मास ऑफ द प्लैनेट क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, भले ये कौन से भी जगह पे घूमे, अपॉन में 2 भी कांस्टेंट ही है, तो L का वैल्यू वो कहां में भी रहेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो ये जो L अपॉन 2m आपको मिल रहा है वो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, कि आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो
ये जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है हर जगह पे क्या करेगा, इक्वल एरिया को स्वीप्स करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो होप ये आपको सेकेंड वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ एरिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नाउ केपलर्स का थर्ड लॉ देखेंगे हम लोग, इसे रफ कर देता हूं। स्टूडेंट केपलर्स थर्ड लॉ ये टोटली बेस है टाइम पीरियड के ऊपर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। इसको समझने के लिए स्टूडेंट क्या याद रखो, एक इक्वेशन याद रखो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। टी का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। किसका होता है, रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट का, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट। और किसके अराउंड में करेगा, प्लेनेट अराउंड दी ऑर्बिट, या अराउंड द सन भी आप बोल सकते हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड द सन। अब ये आर क्या होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस होगा। किसका किसके बीच का डिस्टेंस होगा, देखो ये प्लेनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, किसके अराउंड में, सन के, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, आर है। तो ये आर को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। क्या लिखेंगे, प्लैनेट एंड सन। अब यहां से लॉ ऑफ पीरियड को अगर आपको डिफाइन करना है स्टूडेंट, कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब तो सबको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से क्या बोलेंगे, द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू सन। बट यहाँ पे क्यूब है तो अब क्या बोलेंगे, क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू सन। तो स्टूडेंट ये पीरियड का डेफिनेशन याद रखना बहुत सिंपल हो गया इस वजह से, तो हमेशा अब इसलिए को याद रखेंगे। क्या बताएंगे, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। So these are the three laws student. First law based on what? First law is based on revolution, कि वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। सेकेंड लॉ, अगर वो रिवॉल्व करेगा तो क्या कर रहा है, इक्वल एरिया शिफ्ट कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड लॉ जो था ये किसके बेस पे था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। स्टूडेंट अगर केपलर की एक बात मैं बताऊं, ये तीनों जो इसने लॉ दिया है जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पे दिया इसने। किसके बेस पे दिया, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। इसने कभी भी कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, जस्ट अज्यूम किया, ऑब्जर्व किया और अपने क्या बता दिया, उसने तीनों लॉ बता दिया। तो समटाइम्स अगर एमसीक्यू आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी इट्स टोटली बेस्ड ऑन, किसके बेस पे होगा ये स्टूडेंट, तो आपको भूलना आना चाहिए ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड टॉपिक। नाउ टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या, ये जो ग्रेविटेशन को यूनिवर्सली जो एक्सेप्ट किया गया लॉ है उसकी बात कर रहा है। और इसको किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। अब न्यूटन क्या करता है, स्टडी करता है स्टूडेंट, उसको ध्यान से सुनना सब लोग। स्टडी किया, किसकी स्टडीज किया, मोशन ऑफ मून की, मोशन ऑफ मून की स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने कुछ फैक्ट बताया। तो वेरी फर्स्ट फैक्ट क्या है कि ये जो मून है, यस मून का जो डिस्टेंस है, कहां से, अर्थ से, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर का डिस्टेंस करता है। 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। पहला फैक्ट इसने ये बताया आफ्टर स्टडी। सेकंड क्या बताया, ये अर्थ है स्टूडेंट और यहाँ पे क्या कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो दिन लगते हैं वो 27.3 डेज का है। मून को एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लगते हैं, 27.3 डेज लगते हैं। और कितना डिस्टेंस है, 3.85
इंटू 10⁵ किलोमीटर तक का क्या ये डिस्टेंस है। नाउ इसके आगे इसने क्या बताया, थर्ड फैक्ट, कि ये जो मून मोशन कर रहा है यहाँ पे, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। और मोशन कहाँ पे कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में। कहाँ पे कर रहा है स्टूडेंट, सर्कुलर ऑर्बिट में। समझ में आ रहा है, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली मून के ऊपर यहाँ से कोई ना कोई फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रली फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है। सेंट्रली फोर्स क्या कर रहा है, एक्टेड कर रहा है, ताकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। और अब सबको पता है स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो किसकी वजह से परफॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो भी फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, करेक्ट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने अभी तक 10th में क्या देख किया है, mv²/r देख किया है। बट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, mr⍵² लिखेंगे। वाई, क्योंकि इसी से ये बना हुआ है। कैसे बना है देखो, हमने देखा था mv²/r, बट v = क्या होता है स्टूडेंट, r⍵। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, r⍵ का स्क्वायर पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, mr²⍵²/r। r कैंसिल हो जाएगा तो mr⍵² मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट ये वाला इक्वेशन मिल गया। तो यहां तक के समझ में आया आपको। वेरी फर्स्ट क्या, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मून को 27.3 डेज लगते हैं। मून यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। अब ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है तो किसके वजह से प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो यहाँ से जो भी फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने क्या लिख ली है, mr⍵² लिख ली है। ये स्टूडेंट नाउ सी, इसके आगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पुट कर दो आप लोग, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mr⍵²। mm कट जाएगा, ये एक्सेलरेशन है, r को r ही रहने दो। ओमेगा = क्या होता है, 2π/t। क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2π/t। स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दो। नाउ सी, एक्सेलरेशन = मिल जाएगा r, 2 का स्क्वायर होगा 4, पाई का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट, π² में क्या आ जाएगा, t²। ना सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। r मतलब क्या है, डिस्टेंस है मून का अर्थ से। तो डिस्टेंस कितना अपने पास, ये r का वैल्यू है 3.85 इंटू 10⁵। ये किलोमीटर में है, इसको किलो को हटा देंगे तो यहाँ पे 3 0 ऐड हो जाएगा। ओके, 4 का 4 रहने दो, 3.14 स्क्वायर। t क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है इसका, 27.3 डेज। बट ये अपने को किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। तो 27.3 डेज को हम लोग पहले डेज को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर से मिनट में जाएंगे तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जब पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लॉग या कैलकुलेशन, तो आपको मिलेगा 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मून का। अगर ये मून रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, इसका डिस्टेंस ये है, टाइम पीरियड ये है, तो मून का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट होप आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूटन ने कैसे स्टडी की और क्या चीजें बताई, राइट। और न्यूटन ने इसके आगे भी गया, आगे जाकर के क्या किया उसने, अभी उसको एक्सेलरेशन तो मालूम पड़ गया किसका, ये मून का है। उसने एक एक्टिविटी करके देखा स्टूडेंट, इसने ना एक रेशियो लिया और रेशियो किसके लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ मून का। स्टूडेंट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8, और मून का अपने पास कितना, 0.0027। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3600, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, राइट।
देन इसके बाद इसने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ मून लिया और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किया। डिस्टेंस ऑफ मून अपने को मालूम है कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस उसने लिया सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया, कहां से लिया, सेंटर ऑफ द अर्थ से मून का डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसने 6378 किलोमीटर कंसीडर किया। और ये डिस्टेंस भी क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया, सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसको जब इसने कैलकुलेट किया तो इसको कितना मिल गया, 60 मिल गया। स्टूडेंट आप दोनों इन दोनों को ना ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके देखो क्या मालूम पड़ रहा है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस को क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाय स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो भी एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। बट इसका क्या मिल रहा है, ये उल्टा कम मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनवर्सली। तो इसी तरीके से फोर्स आपको मालूम है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहां से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो m अपॉन क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। और ये वैलिड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये m जो है ऑब्जेक्ट का है, इसकी जगह अगर मैं m किसका लेता हूं, मास ऑफ द अर्थ लेता हूं, और डिस्टेंस किसका लेता हूं, मास ऑफ डिस्टेंस अर्थ का डिस्टेंस ले लेते हैं, तब भी ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर इसके लिए वैलिड है तो इसके लिए भी क्या रहेगा, वैलिड। ओके। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ में उसने क्या बोला था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स को एक्सर्ट करता है, फोर्स क्या कर रहा है, वो एक्सर्ट करता है ऑन अर्थ, या फिर अर्थ फोर्स को एक्सर्ट करता है ऑन ऑब्जेक्ट, दोनों फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगर दोनों सेम है तो हम लोग दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ये क्या मिलेगा, m अपॉन आर स्क्वायर, और ये भी कहता है m ई, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। और यहीं से क्या बनता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जी एम एम अपॉन में क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। और ये आपने तो देखा ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यहाँ से क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, वो भी ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसे रफ कर देते हैं। अब स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट विद एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जब अट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ डेफिनेट फोर्स के साथ होगा। और वो डेफिनेट फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जो भी दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट होगा, और इनवर्सली क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। तो यहाँ पे हम लोग ना एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ये यहाँ पे हमारे क्या कोई दो ऑब्जेक्ट है कंसीडर, लेट्स से ये मास 1 वाला ऑब्जेक्ट है, मास 2 वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ओरिजिन से, और दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस कितना, r से। तो यहाँ से इसका r1 का डिस्टेंस है, r2 का है। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसा नहीं समझना है तो लेट्स से ऐसे समझ लो, ये कोई ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है जिसका मास 2 है, दोनों डिस्टेंस सेपरेटेड है बाय r। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, मास m1 एंड m2 both are separated by distance r। तो अकॉर्डिंग टू हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होंगे विद डेफिनेट फोर्स, और वो डेफिनेट फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन कर लो स्टूडेंट, क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए g पुट कर देंगे,
m1 इंटू n2 अपॉन में क्या मिल जाएगा r, और g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू फिक्स होता है, सबको पता है, नहीं पता होगा तो आज के बाद नहीं भूलना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसका डायमेंशन आप लोग यहाँ से निकाल करके लिख सकते हो। तो यहाँ से ये हो गया। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जाम में आएगा डिफाइन करने को भी। तो डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract with every another object with definite force and this force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of distance between them, स्टूडेंट ये इसलिए लिखता हूं मैं ताकि जो बच्चों को डेफिनेशंस नहीं समझ में आती वो देख के एटलीस्ट समझ सके। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। होप आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझा होगा। डायमेंशन कैसे निकालते हैं मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट में ये समझाया है, वहां से आप देख सकते हो वीडियो में जाकर के। लेकिन फिर भी यहाँ का हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं यहाँ का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। न्यूटन का यूनिट क्या होता है, फोर्स। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का ना। तो फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है केजी स्क्वायर। देखो 1 केजी कट जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, अपॉन में सेकंड स्क्वायर केजी स्क्वायर बच गया, केजी बचे सिर्फ, राइट। अब इसको डायमेंशन में पुट कर देते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा LMT। देखो हमारे पास लेंथ है 3 है, मास कितना -1 है, T कितना -2, तो 3 1 -2 आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इसका डायमेंशन मिल जाएगा। तो आप भी इसको कैलकुलेट करके देखना, हमने आपको गाई में कर दी है। तो होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आपका शेयर लाइक यही मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं नए से नया वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।